एक तरफ अमेरिका चीन से परेशान है, तो वहीं चीन की सियासी पार्टी जो कि सत्ता चलाती है, सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी जिसको कहते हैं, सीपीसी को लेकर भारत में भी अब सियासी घमासान छिड़ गया है। इस घमासान की वजह बनी है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक डेलीगेशन का बीजेपी के दफ्तर में पहुंचना। जी हां, बीजेपी मुख्यालय में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का डेलीगेशन पहुंचा। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के डेलीगेशन की बैठक हुई। ये तस्वीरें आप सामने देख सकते हैं। इस वक्त बीजेपी के नेता इस तरफ बैठे हुए हैं। अरुण सिंह साहब बीजेपी के बड़े नेता हैं। विजय चौथाई वाले बीजेपी की फॉरेन सेल को देखते हैं। नकुल भारद्वाज, कुछ चेहरे बीजेपी के साथ हैं। और ये चीन का डेलीगेशन है सीपीसी पार्टी का, जिसमें सुन ह्यान जो कि मुख्य इसको लीड कर रही थी, वो सामने है। तो जो सीपीसी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में वाइस मिनिस्टर हैं सुन ह्यान, उनका ये डेजिग्नेशन है। वहीं बीजेपी के डेलीगेशन की अगुवाई पार्टी के महासचिव अरुण सिंह कर रहे थे। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें बीजेपी ने ही सार्वजनिक की, इन्हीं नेताओं ने सार्वजनिक की हैं। हमने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया, खुद सोशल मीडिया पर है। बैठक में अरुण सिंह के साथ विजय चौथाईवाला, नकुल भारद्वाज भी दिखाई देते हैं। इस मीटिंग की तस्वीरें बाहर आने के बाद कैसे कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बाँछें खिल गई और बीजेपी पर उनका अटैक तेज हो गया, इसे देखने से पहले एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा देते हैं। आज चीन के सीपीपी नेताओं ने संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के साथ भी मुलाकात की है। यह मीटिंग दिल्ली में आरएसएस मुख्यालय केशव कुंज में हुई। संघ मुख्यालय में करीब आधे घंटे तक ये मुलाकात चली। संघ सूत्रों का कहना है कि यह महज एक सौजन्य मुलाकात थी, कट सी मीटिंग थी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने मिलने की आकांक्षा व्यक्त की थी, जिसके बाद इस मुलाकात को फिजिबल कराया गया। मुलाकात हुई संघ के नेताओं की और सीपीसी के नेताओं की। लेकिन सीपीसी डेलीगेशन को बीजेपी ऑफिस में देखकर और आरएसएस मुख्यालय में जाने की खबर ने कांग्रेस को फौरन एक बड़ा मुद्दा दे दिया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सीपीसी बीजेपी बैठक की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, कि आप उनका सोशल मीडिया पोस्ट देख सकते हैं। ये फोटो बीजेपी दफ्तर की है। बीजेपी के नेता और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के बीच मीटिंग हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया। गलवान में हमारे जाबाजों की शहादत हुई। चीन लद्दाख में अतिक्रमण किए बैठा हुआ है। अरुणाचल में गांव बसा रहा है और यहां पर गलबैयां चल रही हैं। यह रिश्ता क्या कहलाता है? सुप्रिया श्रीनेत ये पूछ रही हैं। बीजेपी ने क्यों किया देशद्रोह? बीजेपी चीन में कौन सा गुप्त समझौता हुआ? इन मीटिंग की टाइमिंग ने भी कांग्रेस को बैठे बिठाए बीजेपी को टारगेट करने का मौका दे दिया है। दरअसल चीन की तरफ से दावा किया गया कि जम्मू कश्मीर की शख्सगाम घाटी उसकी है। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है इस चीज को लेकर। शख्सगाम घाटी को लेकर भी इस वक्त चीन से बड़ी खबर आई। चीन इस पर अपना दावा करता रहा है। भारत का अभिन्न अंग शख्सगाम घाटी पर साल 1948 में पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया था। इस नक्शे में आप देखिए, ये जो ऊपर का इलाका है, ये बहुत ही खूबसूरत इलाका, ये शख्सगाम वैली है। ये भारत के जम्मू कश्मीर और बाकी हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा अवैध तौर पर किया हुआ है, जिसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी कहा जाता है। 1948 में पाकिस्तान ने इस इलाके में अवैध कब्जा किया था और हद तो तब हो गई जब चीन को खुश रखने के लिए चीन से भीख मिलती रहे। इस मकसद से पाकिस्तान ने साल 1963 में इस शख्सगाम घाटी को चीन को गिफ्ट कर दिया। अब उसी शख्सगाम वैली में सड़कों का जाल चीन बिछा रहा है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपेक को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है और इसी पर अब ज्यादा से ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई और कांग्रेस के नेता इसी को लेकर, चाहे पवन खेड़ा हो चाहे सुप्रिया श्रीनेत हो, वो इस पूरे मामले को आगे खींचते जा रहे हैं और बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने राहुल गांधी की तस्वीरें दिखाकर अतीत में ऐसा ही हमला किया था। कहने को नगर पालिका का चुनाव है, लेकिन हिंदुस्तान की कई बड़े बड़े राज्यों से अधिक बजट है बीएमसी का। इसीलिए इस कवरेज में खास तौर पे तवज्जो मुंबई के इन महानगर पालिका के चुनावों पर हम डाल रहे हैं। परसों यानी 15 जनवरी को बीएमसी का चुनाव होने वाला है। बीएमसी यानी बृहन मुंबई म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन। यह है लोकल बॉडी चुनाव, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन इसकी धमक कई राज्यों के विधानसभा चुनावों से बहुत ज्यादा है, प्रभाव में भी है और पैसे में भी। इसीलिए आज ये जानना जरूरी है कि देश की धड़कन मुंबई में कौन राज करेगा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को कहते हैं और मुंबई पे जो किंग होता है वो एक तरीके से महाराष्ट्र का किंग भी बन सकता है। अगले 5 सालों तक देश की आर्थिक राजधानी में किस पार्टी का डंका बजेगा? वैसे तो महाराष्ट्र की कुल 29 महानगर पालिकाओं में निकाय चुनाव, सिविक बॉडी इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन सबकी नजरें सबसे अमीर बीएमसी पर लगी है।
क्या बीजेपी बीएमसी जीतकर इतिहास रचने वाली है? क्या पहली बार बीजेपी का मेयर होगा? क्या बीजेपी का मेयर चुनने के लिए बीजेपी ने जो कवायद खेली है उसमें उसको सफलता मिलेगी? या फिर 20 साल बाद एक साथ वापस एक मंच पर आ गए हैं दो चचेरे भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, अपनी मेयर की कुर्सी को बचाने में ये गठबंधन कामयाब होगा? क्योंकि 20 सालों से लगातार बीएमसी पर कब्जा शिवसेना या कहिए ठाकरे परिवार का रहा है। सवाल यह भी है कि क्या ओवैसी का मुस्लिम कार्ड इस बार कईयों का गेम बिगाड़ेगा? क्योंकि जमकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं दोनों ओवैसी बंधु। वैसे तो इस सीन में कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही, लेकिन बीएमसी चुनाव है, जीतने के लिए भले ना सही कांग्रेस लड़ने की रस्म अदायगी करके इज्जत बचाने की कोशिश करती तो जरूर दिख रही है। हर जगह चर्चा में या तो ठाकरे बंधुओं की एकता है, या देवेंद्र फडणवीस का बीजेपी का चुनावी प्रचार है, या फिर ओवैसी बंधुओं ने पूरी के पूरे प्रचार पर अपना ध्यान केंद्रित कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो बीएमसी चुनाव जो पार्टी या गठबंधन जीतेगा उसका ही मेयर बनेगा, ये बात तो बिल्कुल तय है। लेकिन हैदराबाद के भाईजान असदुद्दीन ओवैसी ने तो लकीर लंबी खींच दी है। 2 दिन पहले ही असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब पहनने वाली बेटी प्रधानमंत्री बने वाला बयान दिया था। आप जाहिर तौर पर सोच रहे होंगे कि कहां ठाकरे बंधु, कहां देवेंद्र फडणवीस, इसमें मैं क्यों शुरुआत में असदुद्दीन ओवैसी का नाम ले रहा हूं? इसकी बहुत सिंपल सी वजह है। असदुद्दीन ओवैसी, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के तमाम नेता जिस तरीके से इस वक्त इन तमाम महानगर पालिकाओं के चुनाव प्रचार में जी जान से लगे हुए हैं, उसको देखकर तो ये बात समझ में आती है कि मुस्लिम वोट बैंक में सबसे बड़ा सेंधमारी करने की कोशिश में एमआईएम लगी हुई है। इसीलिए ओवैसी के बयान का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि हिजाब पहनने वाली बेटी प्रधानमंत्री बने। ये बयान दिया था उन्होंने। चुनाव मेयर का है, बात वो प्रधानमंत्री की कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी के बाद उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता और एक और फायर ब्रांड नेता जो इन चुनावों में निकलकर सामने आई हैं, महिला हैं, सईदा फलक इनका नाम है। उन्होंने भी ऐसा ही भाषण देकर महाराष्ट्र निकाय चुनावों में विरोधियों को डायरेक्ट चुनौती दे डाली है। यानी जो लोग मुस्लिम वोट का विरोध करते हैं उन पर सीधा हमला एमआईएम कर रही है। फलक की खास बात यह है कि वो फर्राटेदार भाषण देती है, उन्हें सुनने के लिए जमकर भीड़ जमा हो रही है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सोलापुर में सईदा फलक रैली करने पहुंची। मैं फिर से बता दूं, सईदा फलक हैदराबाद की है, इन दिनों महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार कर रही हैं, लेकिन जिस अंदाज में वो प्रचार कर रही हैं वो बहुत काबिले तारीफ भी है और काबिले गौर करने वाला भी है। हजारों की संख्या में लोग तालियों से उनका स्वागत करते हैं। सईदा ने इन दिनों कहा कि एक दिन हिजाब और नकाब पहनने वाली मुस्लिम हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री बनेगी। वही बात जिससे बीजेपी को दिक्कत है और जो एमआईएम के नेता बोलते आए। सुनते हैं। अरे जिस निकाब और हिजाब से तुम लोगों को दुश्मनी है, जो नीतीश कुमार ने हमारी एक बहन का निकाब खींचा और जिस निकाब और हिजाब को तुम लोग जलील करना चाहते हो, सुन लो फडणवीस, सुन लो फडणवीस, अगर अल्लाह ने चाहा तो एक दिन इसी निकाब और हिजाब पहनकर एक मुसलमान औरत हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनेगी इंशाअल्लाह। अरे ये मुल्क किसी की जागीर नहीं है, ये मुल्क किसी की जागीर नहीं है। आप भी जानते हैं और शायद हिंदुस्तान का हर नागरिक जानता है। अगर किसी को याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं, संविधान ये कहता है कि देश में कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, फिर वो हिंदू हो या फिर मुसलमान या फिर कोई और मजहब को मानने वाला। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए भारत के संविधान में साफ लिखा है कि भारत का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या महापौर यानी मेयर बन सकता है। यही भारत के लोकतंत्र की ताकत है। ये ओवैसी साहब भी जानते हैं, लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए हैं। लेकिन जब सवाल मुस्लिम वोट का हो तो ओवैसी जैसे मंजे हुए नेता भी हिजाब और बुर्के को पीएम पद से सीधे जोड़ देते हैं, जबकि सवाल बुर्के और हिजाब का नहीं, बहुमत का है। लेकिन ओवैसी जानते हैं कि जब बुर्के और हिजाब पर बोलेंगे तो सियासी पारा चढ़ेगा और उनकी तरफ सबका ध्यान जाएगा। इस बार भी ऐसा ही हुआ। ओवैसी के जवाब में अब बीजेपी की तरफ से हेमंत बिस्व शर्मा आ गए। मैं एक बयान दिया था कि मेरी जिंदगी में नहीं तो मेरी जिंदगी के बाद इंशाअल्लाह एक हिजाब पहनने वाली
मोहतरमा या लड़की इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी, उस पे आसाम के मुख्यमंत्री इंशाअल्लाह उसके आसाम के मुख्यमंत्री बोल रहे नहीं बन सकती। India is a Hindu nation, Hindu civilization, and we will always believe and we are extremely confident that Indian Prime Minister will always be a Hindu person. अरे कैसा नहीं बन सकती? भारत का जो संविधान जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि एक ही समुदाय का यानी मुसलमान ही बन सकता। हमने जो संविधान बनाया अपने लिए, जो बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, उन्होंने कहा कोई भी बन सकता है बशर्ते कि वो भारत का नागरिक हो, 25 साल से ज्यादा उसकी उम्र हो, पागल ना हो, दीवाना ना हो। आपका ये बोलना आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं, मगर आप बताइए आखिर क्या नफरत है तुमको? असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे, वही ओवैसी साहब है जिनकी पार्टी की नेता है सईदा फलक, जिससे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की। सईदा फलक के बारे में बात करते हैं। वो हैदराबाद से आती हैं, लेकिन आजकल महाराष्ट्र में AIMIM का मोर्चा संभाल रही हैं। बिहार में भी, बिहार के चुनावों में भी सईदा AIMIM की तरफ से स्टार प्रचारक थी। समाजवादी पार्टी की इकरा हसन के मुकाबले ओवैसी ने सईदा को मैदान में उतारा था। महाराष्ट्र में इकरा हसन तो महाराष्ट्र की नहीं है, लेकिन सियासी महाभारत बिहार से इस वक्त वहां पे महाराष्ट्र में कम भी नहीं, यानी जो सियासी माहौल बिहार में था वही माहौल इस वक्त महाराष्ट्र के इन महानगर पालिका के चुनावों में दिख रहा है। एक तरफ बीजेपी की नवनीत राणा है तो दूसरी तरफ सईदा फलक है, यानी यहां ये दोनों महिला नेता अपना दम दिखा रही हैं। वो बाहर के पाकिस्तान है ना, हैदराबाद में भी एक पाकिस्तान है, वहां पे रहता और मुझे सिखाएगा मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओबीसी को बता देती हूँ, तेरी दादागिरी वही पाकिस्तान में चलेगी और तूने नहीं बताना कि 6 करना कि 10 करना कि 12 करना। पहले तुम बताओ तुम कितने घुसपैठियां हमारे देश में आए हैं, कितने परसेंटेज उनके बढ़े हैं, और हमारी अमरावती में आके हमको सिखाता है कि हमको क्या करना और क्या नहीं करना है। अरे महिला जरूर हूँ, पर झांसी की रानी को आंखों के सामने रखती हूँ और फिर मैदान में उतरती हूँ। कमजोर दिल लेकर ये मैदान में नहीं उतरती। जो अमरावती के एक एमपी थे वो मैडम का आजकल बहुत ठोकरे। तो मैडम, आप झांसी की रानी जो है सिर्फ फिल्मों में ही बन सकते, हकीकत में नहीं। जैसा स्मृति ईरानी जो है इलेक्शन हारने के बाद फिर से कि उनकी सास भी कभी बहू भी चालू कर दी है, तो आप भी जो है ना फिर से वापस एक्टिंग चालू कर दो। आप सियासत में सिर्फ अंडे की जर्दी है, हमारा मुकाबला आप नहीं कर सकते। सईदा फलक को लोग लेडी ओवैसी के नाम से भी बुलाते हैं, क्योंकि उनके भाषण देने का अंदाज बिल्कुल ओवैसी से मिलता जुलता है। अभी तक आपने सईदा को हिजाब में देखा होगा, लेकिन सच ये है कि हिजाब पहनकर भाषण देने वाली सईदा कराटे की चैंपियन रही हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। 20 से ज़्यादा नेशनल और 22 से ज़्यादा इंटरनेशनल चैंपियनशिप वो जीत चुकी हैं। फलक तेलंगाना की पहली महिला है जो विश्व और एशियाई कराटे चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई की थी। कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में सईदा भारत की नुमाइंदगी भी कर चुकी हैं। लोग उन्हें फलक द फाइटर और गोल्डन गर्ल ऑफ हैदराबाद के नाम से भी पुकारते हैं। पेशे से फलक अब एक एडवोकेट है, कराटे एकेडमी भी चलाती हैं, जहां महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है। 2020 में सईदा ने AIMIM ज्वाइन की थी। अक्सर उन्हें असदुद्दीन ओवैसी के साथ कई रैलियों में देखा गया है। फलक महिलाओं के अधिकार, हिजाब, संवैधानिक अधिकार और कम्युनिटी इश्यूज पर जमकर बोलती आई हैं और इन दिनों महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव में पार्टी का प्रचार कर रही हैं और उनके कई तकरीरें, उनके कई भाषण, कई क्लिप्स बहुत ज़्यादा वायरल भी हैं। ओवैसी की पार्टी की बात चल रही है तो ओवैसी ब्रदर्स हर हाल में महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में अपनी पतंग को आसमान में उड़ाना चाहते हैं। पतंग उनका चुनाव चिन्ह है, फिर इसके लिए चाहे उनको कुछ भी करना पड़े। छोटे ओवैसी ने तो 15 मिनट वाले मास्टर स्ट्रोक को 15 तारीख से जोड़ दिया है। 15 तारीख को ही वोट डाले जाएंगे
और 15 मिनट वाले बयान पर तो अकबरुद्दीन ओवैसी जेल तक जा चुके हैं। लेकिन वोट है तो सब कुछ करना पड़ता है। इनका निशान आसमान में 15 तारीख 15 तारीख 15 से रिश्ता टूटता ही नहीं है। 15 को आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी। नारे तकबीर।